नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। और हम लास्ट वीडियो में हमारे अफवाह तंत्र से संबंधित झीलों का अध्ययन कर रहे थे। झीलों में हमने देख लिया था कि हम टाइप्स ऑफ लेक देख रहे थे कि हमने देखा था दो तरह की झीलें होती हैं, एक तो मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। इसके साथ ही हमने विवर्तनिक झील का उदाहरण देख लिया था, जो पृथ्वी के हलचल या धरातल संबंधी उथल पुथल से बनती विवर्तनिक झीलें होती हैं। दूसरे टाइप की झीलें अब हम देखते हैं, लैगून। लैगून क्या होती है? लैगून झील का निर्माण तब होता है जब तटीय जो समुद्री तट होता है उस पर जल का कुछ भाग बालू, चट्टान आदि या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होकर, यानी कि अपना जो तट है समुद्र का वो बालू या प्रवाल के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होकर जब झीलनुमा आकृति बना लेता है। जैसे यहाँ पे हम सपोज़ करें कि ये हमारा सागर तट है, ये हमारा सागर है और ये सागर तट जो है हमारा, इसके बीच में या तो अवरोध आ गया, हल्का सा ये पानी जाने के लिए रास्ता है, अवरोध आ गया, या प्रवाह के निर्माण के कारण क्या है, सागर तट के किनारे किनारे एक लंबी इस तरह की श्रृंखला का अलग से निर्माण हो जाता है जलीय संरचना का। तो ये जो रहेगी तट के सहारे सहारे ये जो झील का निर्माण होगा उसे हम लैगून कहेंगे। भारत में कई लैगून हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड केरल, अष्टमुड़ी केरल। ये कुछ प्रमुख लेक चिल्का हमने जब हम तटीय मैदान देख रहे थे तब भी देखा था, उड़ीसा में है। पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश में है, और अष्टमुड़ी केरल। ये कुछ प्रमुख लेगून्स हैं। वेम्बनाड भी केरल में है। हिमानी निर्मित झीलें, वैसे तो हम जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में तब हम अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी हिमानीकृत झीलें क्या होती हैं? हिमानी या हिमनद द्वारा जब बड़े बड़े पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े बड़े हिमनद खिसकते हैं तो उनके खिसकने से या उन पर धरातल के खुरचन से जो चट्टानों के ऊपर एक तरीके से अपर्दन युक्त जो झीलें बन जाती हैं हिमानी के अपर्दन से, वो हिमानीकृत झीलें कहलाती हैं। जैसे हमारे, और ये कहाँ देखने को मिलेंगी? जहाँ ग्लेशियर्स होंगे। ग्लेशियर कहाँ है? हमारे हिमालय में। तो ये जितनी भी हिमानीकृत झीलें होंगी वो या तो कालांतर में वहाँ पर हिम का आवरण रहा होगा, या वर्तमान में जहाँ हिम का आवरण है। तो हमारे नैनीताल, भीमताल, राकसताल कुछ हिमानीकृत झीलें हैं। नैनीताल है, भीमताल है, राकसताल है। इनसे संबंधित प्रश्न यदि मैं बात करूं कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की, तो झीलों के टाइप दे दिए जाते हैं और झीलों के नाम दे दिए जाते हैं जिनको आपको क्रॉस मैच करना होता है। हिमानी निर्मित झीलों के बाद वायुड़ झीलें या वायु निर्मित झीलें। अगर वायु निर्मित झीलों की मैं बात करूं तो मरुस्थलीय, स्पेशली वायु से निर्मित जो झीलों का विस्तार है या विकास है वो हमको मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है, जहां पर हवा क्या तेज़ी से चलती है और हवा अपने साथ संबंधित स्थान की मिट्टी को उठा करके दूसरे स्थान तक ले जाना शुरू कर देती है। और जहाँ कंटिन्यूसली वन साइडेड हवा का फ्लो चलता रहता हो, वहाँ क्या है, वातायन इस तरीके से गर्त बन जाते हैं, और वो गर्त में जब पानी भर जाता है तो वो गर्त ही झीलों का रूप ले लेते हैं, और ऐसी जो निर्मित झीलें होती हैं वो वायु निर्मित झीलें कहलाती हैं। इन्हें अगर अपने मरुस्थल की मैं बात करूँ तो इन्हें ही प्लाया लेक्स भी कह देते हैं। प्लाया जो शब्द है ऐसी तरह की झीलों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। सांभर, डीडवाना, हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में जो झीलें मिलती हैं, सांभर, डीडवाना, ये बात निर्मित झीलों के ही उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक टाइप और हम देखते हैं, डेल्टाई झील। डेल्टाई झील से हमारा क्या तात्पर्य है कि डेल्टाई प्रदेश में क्या है, नदी कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाता है। डेल्टाई प्रदेश में जो नदी है अपनी, जैसे ये एक नदी है तो डेल्टाई प्रदेश में जब वो जाएगी तो कई सारी स्ट्रीम्स में वो डिवाइड हो जाती है। तो इन स्ट्रीम के बीच क्या है, जैसे ये दो नदियों की स्ट्रीम है, इनके बीच में क्या है,
छोटे छोटे इस तरीके से पानी की आवक अत्यधिक रहती है, तो बीच बीच में इस तरीके से झीलों का निर्माण हो जाता है दो स्ट्रीम के बीच में। तो ये जो झीलें बनती हैं, इस तरह की झीलों को हम कहते हैं डेल्टाई झील। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ लेक कोलेरू, जो कोलेरू लेक है, गोदावरी, और हम जब देख रहे थे हमारे पूर्वी तटीय मैदान, तो हमने देखा था कि कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में एक जो लेक है उसका निर्माण हुआ है, लेक कोलेरू। तो ये कोलेरू जो लेक है आंध्र प्रदेश में है, ये एक प्रकार की डेल्टाई झील है जिसका विकास दो नदियों के मुहानों के मध्य में हुआ है। तो ये हमने कुछ झीलों के प्रकार देखे थे। अब अगर हम झीलों की संख्या देखेंगे राज्यवार तो अलग अलग है, लेकिन मैं कुछ प्रमुख झीलें हैं जो आपको बताता हुआ चलता हूँ। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो बूलर, ढल, शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग। मैं यहाँ पर आपको एक स्नैपशॉट दिखा देता हूँ जिससे आपको इससे आसानी रहेगी। आप प्रयास करके इसको अपनी किसी किताब में से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रत्येक स्टेट की कुछ झीलों को यहाँ पर बताने की अगर हम कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और वो चीज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो हम इन झीलों के नाम राज्यवार को छोड़ कर के ये आप पे देखना है कि आपको, ये आपका टास्क मान के चलिए आज का, कि आपको संबंधित राज्य और उससे संबंधित झीलें ये आपको खुद से तैयार करनी है। तो आप इस टास्क को प्लीज़, इसके साथ ही इसकी लोकेशन जो है आपको ऑन मैप भी देखनी है कि मैप पे उसकी लोकेशन क्या है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक झीलों की ज़रूर मैं बात कर लेता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे चिल्का लेक की, लेक चिल्का। तो इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भारत की सबसे बड़ी लेगून है, भारत की सबसे बड़ी लेगून। लेगून क्या होती है? अवरोध के कारण बनती है, हम देख चुके हैं। भारत में पाए जाने वाले जितने भी जैव विविधता के केंद्र है उसमें लेगून का एक अपना इम्पोर्टेंस है। इसको रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली हुई है। ये जो लेगून है, रामसर आर्द्र भूमि, रामसर वेटलैंड और रामसर साइट के रूप में भी इसको मान्यता मिली हुई है। अगर मैं बात करूं इसको कब शामिल किया गया, तो ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया है। तो 1981 में इसको रामसर आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता मिली। अगर चिल्का झील के अंदर क्या है, कुछ छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। चिल्का जो झील है उसके में कई छोटे छोटे द्वीपों का विकास हुआ है, इन्हें नालाबाना कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। नालाबाना क्या है? चिल्का नदी के चिल्का जो झील है उसके अंदर छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? नालाबाना। यहाँ पर मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूँ, सॉरी। यहाँ इस झील में कई सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख द्वीप हैं उनको नालाबाना द्वीपों को नहीं कहा जाता। नालाबाना तो इस पे सबसे बड़ा द्वीप है जिसका ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर स्क्वायर में ये विस्तृत है चिल्का झील के अंतर्गत। तो आप ये समझिए, जब नदी के झील के अंदर जो द्वीप है वो इतना बड़ा है तो फिर झील कितनी बड़ी होगी। जाड़े की ऋतु के समय यहाँ पे क्या है, सर्दियों के समय बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी इस झील के किनारे आते हैं। तो ये इस झील से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ संकटग्रस्त एंडेंजर्ड प्राणी जो भी यहाँ पर निवास करते हैं, जिनमें से एक स्पेसिफिक कुछ ग्रीन सी टर्टल, हरा समुद्री कछुआ, ये एक संकटग्रस्त जीव है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। इरावदी डॉल्फिन, ये भी इस झील में देखने को मिलती हैं। इरावदी डॉल्फिन के अतिरिक्त जिसको हम समुद्री गाय कहते हैं, समुद्री गाय भी यहाँ, इसके अलावा ब्लैक बक, समुद्री गाय और ब्लैक बक भी यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज के प्राणी हैं। ये कुछ संकटग्रस्त जातियाँ हैं जो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। दूसरी जो हमारी झील है वो है पुलिकट।
तो जो पुलिकट झील है ये लगभग 350 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है। ये झील 2 राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका लगभग 84% पार्ट आंध्र प्रदेश में है, जबकि 16% के आसपास जो इसका हिस्सा है वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। इस झील के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी इसरो की जो लॉन्चिंग साइट है श्रीहरिकोटा द्वीप, ये इसरोज लॉन्चिंग साइट है, ये इसी झील के किनारे पर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो भी इसी झील के किनारे स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो भी इसी झील के किनारे पर स्थित है। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण झील है वो है वेम्बनाड। वेम्बनाड एक प्रकार का लैगून है और इस लैगून में लगभग 9 नदियाँ आकर के गिरती हैं। ये केरल राज्य के 3 जिलों में है और इसकी जो टोटल लेंथ है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास है। अप्रॉक्स बात करें हम तो 96.5 किलोमीटर कुछ है। ये भारत की सबसे लंबी, ये तट के सहारे विस्तृत है। लंबाई के हिसाब से देखें तो ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लैगून है और इसमें 9 से और 11 नदियों के आसपास इसमें गिरती हैं। इसमें गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, इसमें कई नदियां गिरती हैं, लेकिन चंबा और पेरियार 2 ऐसी नदियां हैं जो बड़ी नदियों के रूप में जिनकी मान्यता है। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत उपयुक्त है। तटीय क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो केरल में हमने, आप में से यदि किसी ने वो बागी मूवी में जो सीन देखा हो नावों की रेसिंग का, वो इसी झील का है, वेम्बनाड लैगून का ही।